Hi and Assalamu alaikum. If these lecture series are proving helpful to you, don't forget to like, subscribe and share this channel with your friends. जेंडर स्टडीज लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज स्टार्टिंग हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज। इसके अंदर फ्लोरेंस हेवन ने अपनी स्टेटमेंट दी थी इन 1979 that the ultimate approach towards studying gender studies should be integration. However, in 1983 the theorists realized कि ऐसे कैसे हो सकता है as the circumstances of women living in different areas, in different religions, in different societies completely different from one another, तो एक यूनिवर्सल अप्रोच नहीं तैयार की जा सकती। ऑटोनॉमी के अंदर दो प्रेमिसेस हैं, एक ये कि वुमेन शुड बी एबल टू कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली अलाउड टू बी लिविंग ऑन सेल्फ डायरेक्टिव एंड सेल्फ गवर्निंग मोड, यानी कि एक औरत को जब व्हेन शी डिसाइड्स फ्रीली अपना एक फ्यूचर डिसीजन उसने ले लिया है तो शी मस्ट नॉट फेस एनी काइंड ऑफ हर्डल्स, यानी कि इज देयर एनीवन जजिंग हर, इज देयर एनीवन कमेंटिंग ऑन हर, इज देयर एनीवन हु इज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट हर, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सेकेंडली वो बात करते हैं कि पेट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर है उसकी जो अल्टीमेट विक्टिम रही है वो वुमेन रही है। एंड थर्डली जैसे कि वायलेंस जो है वो वुमेन को सब्जुकेशन पोजीशन में रखने का एक टूल है ताकि वो सेल्फ डायरेक्टिव मोड और सेल्फ गवर्निंग मोड के अकॉर्डिंग ज़िंदगी मत गुजारे। जो बात होती है अब इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन जो है वो रिलेटिवली एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके अकॉर्डिंग वुमेन एंड मेन जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते। दीज क्रीचर्स आर क्रिएटेड फॉर फुलफिलिंग ईच अदर्स इन इट्स डिजायर्स एंड देयरफॉर इनको कॉम्प्रोमाइज़ और अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए और औरतों को उनकी कंसिडरेबल पोजीशन देनी चाहिए, उनको उनकी जो अटेंशन है, जो वर्थ है वो उनको कंप्लीट मिलनी चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिवाइड होना चाहिए बिटवीन बोथ सेक्सेस। लेकिन पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस तरह मर्द आगे बढ़ रहे हैं उस तरह औरतों को भी आगे बढ़ने का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक इक्वल माहौल मिलना चाहिए। तो ये थी ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पहला जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर 1989 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया था जहाँ पे ग्रेजुएशन के प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ के। इसके बाद जो है 1996 के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था। अब पाकिस्तान की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इसके अलावा ईयरली जर्नल्स भी पब्लिश होते हैं, क्वार्टरली जर्नल्स भी पब्लिश होते हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में क्वांटिटी तो बहुत है लेकिन क्वालिटी बहुत कम पाई जाती है इन कोर्सेज़ को लेकर। और दूसरी बात ये कि इंडिजिनस कोर्सेज़ की ज़रूरत है, यानी कि आज तक हम जो अपने प्रोग्राम्स के अंदर सिलेबस पढ़ते आए हैं वो आइदर यूके का है या यूएस का है। तो पाकिस्तानी सोसाइटी के पेक्युलर आपको अपना सिलेबस, अपना कैरिकुलम जो है वो क्रिएट करने की, उसको स्पॉन्सर करने की और उसको पढ़ाने की अशद ज़रूरत है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ नो रियल लिंक बिटवीन एकेडमिक फेमिनिज्म एंड वुमेन मूवमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बाहर का सारा फेमिनिज्म और वहाँ के सारे मसाइल पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी सोसाइटी और के अंदर जो वुमेन मसले फेस कर रही हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको तो उठाएंगे नहीं आप। औरत मार्च के अंदर जिस तरह एक नहायत ही माइन्यूट कैटेगरी जो रिप्रेजेंटेशन आई सामने, जिससे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी ख़वातीन तो शर्मिंदा ही हो गए क्योंकि उनके मसले तो कतई नहीं उठाए गए, बल्कि एक बिल्कुल जो आपकी कल्चर, आपकी सोसाइटी, आपके रिलीजन के ऑपोजिट इख्तलाफ जो बात थी वो उठाई गई। However, मूविंग ऑन, आपको क्या करना चाहिए, आपको इस्लामिक फेमिनिज्म को इंक्लूड करना चाहिए। आपको अपनी सोसाइटी के अंदर पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में विमेन को जो जो फेस करना पड़ता है जैसे वायलेंस और ये सब चीज़ें, इनके ऊपर उठाना चाहिए और स्ट्रैटेजीज डेवलप करने चाहिए विमेन को आगे लेके आने की। आपको नेटिव राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर करने की, एनकरेज करने की अशद ज़रूरत है। ये है स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। अब हम दूसरे अपना जो सेक्शन है उसकी तरफ मूव करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। इसमें पहली बात तो ये है कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। एज आई टोल्ड यू, सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट भी ये कहते हैं कि जेंडर जो है वो इंटरेक्शनल है रादर देन इंडिविजुअल, यानी कि आप अपने इंटरेक्शंस के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप डेवलप करते हैं अपने इमोशनल स्किल्स, वेज ऑफ डूइंग थिंग, एटिकेट्स, मैनर, ये सब चीज़ें। इसी तरह अगर हम फर्दर बात करें तो हम कहेंगे
कि लाइक किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आपको कुछ टास्क अलॉट करना है तो आप दो तरीके से शायद उस टास्क के लिए लोगों को चूज़ करें। फर्स्ट तो उसकी कॉम्पिटेंस देखते हुए और सेकेंडली आप उसका जेंडर, एथनिसिटी, रेस, इन चीज़ों के ऊपर बायस्ड होकर आप उसको चूज़ करें। अब हर सोसाइटी के अंदर किस एक्सटेंट तक कौन सा तरीका यूज़ होता है वो तो डिफर करता है, लेकिन जेंडर बायसनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर सोसाइटी के अंदर आम है। औरतों को ज़्यादातर आप जो है समझते हैं कि वो मेन रोल में नहीं आ सकते, उनको क्लरिकल लेवल तक आप लोग कंसंट्रेट करके रखते हैं और प्रमोशनल बार बहुत कम औरतें जो हैं वो मूव कर सकती हैं। सेकेंडली आप जो है इसको हम मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के अंदर भी साइंस एंड कंस्ट्रक्शनिज्म का थोड़ा बहुत आएगा एंड वी विल डिस्कस इट ओवर देयर। इसके बाद हम लोग क्वेयर थ्योरी की बात करें तो क्वेयर थ्योरी was brought the term queer was coined in by Teresa de Lauretis, जिन्होंने कहा था कि लाइक इन्होंने क्वेयर का मतलब ये होता है कि बहुत अजीब, लाइक एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू नॉर्मल। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी नॉर्मेटिव और डेविएंट बिहेवियर्स थे और सेक्सुअलिटीज़ थी उन सबको एनकम्पस कर लिया गया। बहुत ही ब्रॉडली ये एक्सट्रापोलेट करता है और इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। इट इज़ एसेंशियलिज्म के ये सख्त खिलाफ है, यानी कि टैग लगा देना किसी भी बंदे के साथ, किसी भी जेंडर के साथ एंड देन उस बंदे को, उस जेंडर को उसी तरीके से डिलीट जो है ट्रीट करना, राइट। वो कहते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो विद इन टाइम आपकी चेंज होती रहती है और जो सेक्स है और जेंडर प्रेफरेंसेस है जो पूरी ज़िंदगी के लिए सेम नहीं रहती हैं। इसके 4 बेसिक क्लेम्स थे, जिसके अंदर फर्स्ट क्लेम ये था कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, लाइक जेंडर रोल जो है वो विद इन द लाइफ ड्यूरेशन आपके बदलते रहते हैं और किसी के साथ भी कोई आइडेंटिटी फिक्स नहीं कर देनी चाहिए, कोई रोल फिक्स नहीं कर देना चाहिए। फिर क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन के ऊपर भी ये बात करता है कि एक क्रोमोसोम किसी का एक सेक्स होने से ज़रूरी नहीं कि वो फेमिनिन ही हो और वो औरत ही हो और वो हेटेरोसेक्सुअल ही हो, बल्कि आपका जो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन है वो एटिपिकल भी हो सकता है और उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता लाइफ में, वरना लोगों को बाद में जेंडर एम्बिग्विटी ना होती और बाद में लोग जो है जेंडर करेक्टिव सर्जरीज ना कराते फिर रहे होते। तो इस तरह इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ब्रॉड होता जाता है। फिर थर्ड जो इसका क्लेम है वो ये है कि HIV एड्स, जैसे कि यू गाइस मस्ट नो कि होमोसेक्सुअलिटी की डिजीज़ है, वो कहते हैं कि नहीं, आप किसी भी सेक्सुअलिटी को ऐसे टैग नहीं कर सकते कि ये उसकी वजह से है, बल्कि यह इसलिए है कि यू डोंट गिव सेफर एजुकेशन, सेफर सेक्स एजुकेशन। फिर हमारे पास जो थर्ड जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ इसका, वो ये है कि लाइक फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि आप लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज हर सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज का डिफरेंट मीनिंग होता है, पर हर टाइम के अंदर लैंग्वेज टाइम के साथ और सोसाइटी के साथ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल किसी 1980s में इफ़ यू हैड सेन कि दैट द जेंटलमैन इज़ वेरी गे, तो उसका मतलब होता है कि वो बहुत खुश रहने वाला है, लेकिन अब इसका कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग होगा। इसी तरह वेस्ट के अंदर लैंग्वेज में जो चीज़ें बताई जाएंगी वो ईस्ट में शायद उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट हो। तो इस तरह अगर हम इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें क्वेयर थ्योरी की, तो क्वेयर थ्योरी की स्ट्रेंथ ये है कि इसने हर किस्म की डेविएंट बिहेवियर, हर सेक्सुअलिटी को, हर बंदे को अपने अंदर एनकैम्पस कर लिया है। कुछ भी इसके अकॉर्डिंग गलत नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नॉन नॉर्मेटिव है और इसने लेस्बियन और गे स्टडीज़ को एक्सटेंड किया है। अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो ये बहुत ही ब्रॉडली एक्सट्रापोलेट करती है और इसने जो गेज और लेस्बियन की भी जो कंडीशंस थी उनको भी राइटली नहीं रहने दिया, बल्कि उसको भी मज़ीद एम्बिगुअस बना दिया है और इसके अकॉर्डिंग तो आप नॉर्मल किसी चीज़ को डिफाइन कर ही नहीं सकते। नाउ मूविंग ऑन, इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास आपका जो सेक्स है, जो जेंडर है, वो दो चीज़ों के ऊपर डिटरमिन हो रहा होता है, या तो वो बायोलॉजिकली डिटरमिन हो रहा होता है या उसके पीछे कोई सोशोलॉजिकल फैक्टर होता है। तो ऑब्वियसली सेक्स कैटेगरी जेंडर तब बनती है, कैसे बनती है? बाय नेमिंग, बाय ड्रेसिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर बेटी हुई है तो यू गोना ड्रेस हर आप लाइक इन फ्रॉक्स एंड प्रिंसेस बना के आप उसको रखेंगे। तो एक बचपन से ही आप ऐसे सोशलाइजेशन स्टार्ट करते हैं कि यू बिगिन गिविंग एन आइडेंटिटी टू द इन्फेंट, ठीक है। तो ये सोशल फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर हम इसकी डिस्कशन करेंगे मस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटी के अंदर। अब इसके अंदर फेमिनिटी क्या होती है? कुछ ट्रेट्स जो हैं, कुछ जो कि वुमेन को एट्रीब्यूट किए जाते हैं, कि उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो अब जैसे कि
एम्पैथी, सेंसिटिविटी, इमोशनल, केयरिंग होना, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना, ये औरतों के ट्रेट्स कंसिडर किए जाते हैं, फेमिनिन ट्रेट्स जो हैं इनको कंसिडर किया जाता है। इसी तरह मस्कुलिनिटी के साथ भी कुछ रफ एंड टफ होना, थिक स्किन्ड होना, प्रोवाइड करना, ये चीज़ें जो हैं वो एसोसिएट की जाती हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि फेमिनिन यानी कि औरतों को एक वीक पोजीशन मिलती है, एक सब्जुगेट पोजीशन मिलती है, एक लोअर पोजीशन मिलती है, उनको कम पेड जॉब्स मिलती हैं। और इसी तरह जो मर्द हैं उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल्स मिलते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप वगैरह। ये The definition of femininity and masculinity are forfeited through the following. कुछ सोशल एजेंट्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं या रीइंफोर्स करते हैं आपके जेंडर को। सबसे पहले तो बात करते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली के अंदर अगर हम बात करें तो वुमेन को रिपोजिटरी ऑफ स्ट्रेस जो है समझा जाता है। मर्द ने भी आके अपनी सारी परेशानियाँ उस पर निकालनी है, बच्चों ने भी आगे सब कुछ उससे शेयर करना है। सिमिलरली आपके जब एक छोटी सी बच्ची लाइक आपका बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, आप उसको या तो बॉयज़ की तरह ट्रीट करना शुरू होते हैं या औरतों की तरह ट्रीट करना शुरू होते हैं, गर्ल्स की तरह। तो आप तब से ही एक जो सोशलाइजेशन के थ्रू आप उस बच्चे का जेंडर कंस्ट्रक्ट करना शुरू हो जाता है जैसे ही वो पैदा होता है। सेकेंड बात आती है एजुकेशन में। एजुकेशन में समझा जाता है कि जो गर्ल्स हैं दे आर वेरी गुड एट लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूज़िक, लेकिन साइंस, एथलेटिक और मैकेनिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो है गाइज और बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह फिर नेक्स्ट बात आती है मीडिया की। मीडिया जो है उसके अंदर क्या प्रमोट किया जाता है? मीडिया के अंदर आपके जो फेमिनिज्म है उसको आपके बॉडी पार्ट्स तक महदूद कर दिया गया है, यानी कि लड़कियां हो तो दे मस्ट बी वेरी स्किनी एंड टुडी, और उनको बहुत अच्छे तरीके से बात करना है, और ये वो दिखना बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत अच्छी करनी है। और जेंट्स हैं तो दे नीड टू बी वेरी रफ एंड टफ एंड वेरी एग्रेसिव और इस तरह। तो ये आपके जो है जनरल रोल्स जो है मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी को डिफाइन करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी औरतें होती हैं वो क्लरिकल पोजीशन तक ही कॉन्सेंट्रेट रहती हैं और वो प्रमोशनल बार को कभी टच नहीं कर पाती मोस्टली इन द सोसाइटीज़। वर्क प्लेस के अंदर भी क्या होता है कि औरतों को ज़्यादातर तरक्की के मौके नहीं मिलते हैं। मतलब कि लाइक वुमेन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू गेट द पोजीशन, जो कि एक मर्द को बहुत आसानी से जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज़ कॉन्फिडेंट, और उसकी बेशक इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स भी नहीं है। एक लड़की गोल्ड मेडलिस्ट है और एक बंदा बिल्कुल आम सा है लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, तो यू वुड प्रेफर अ गाय फॉर अ मैनेजरियल पोस्ट अदर देन अ गर्ल, क्योंकि उस पर आप लोग कॉन्फिडेंस रखते ही नहीं हैं। रिलीजन के अंदर भी जो है रोल्स, जेंडर रोल्स को डिफ़ाइन किया जाता है, जिसके अंदर मोस्टली हर रिलीजन के अंदर औरत को जो है होम मेकिंग का काम दिया गया है और मर्दों को बाहर से चीज़ें मतलब ब्रेड अर्निंग का काम दिया गया है। तो ये तो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी के अंदर, और इन्हीं के थ्रू इवॉल्व करते हुए आपका जेंडर जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। एंड ऑल्सो अगर कोई मसला है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू कमेंट्स, वी वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।